कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम कोल यंग है। कभी वह एक शानदार एमएमए फाइटर हुआ करता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी लगातार हारों और संघर्षों में फंसी हुई है। वह पैसों के लिए लड़ता है, मार खाता है और लोगों के मनोरंजन का हिस्सा बनकर रह गया है। उसके पास न कोई बड़ी पहचान बची है और न ही कोई खास मकसद, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फैमिली है, जिसके लिए वह हर दर्द सह लेता है। एक और मुकाबले में बुरी तरह पिटने के बाद कोल अपनी पत्नी एलिसन और बेटी एमिली के पास लौटता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। उसकी बेटी उसे एक छोटा सा ब्रेसलेट देती है और परिवार के साथ बिताया गया वह पल बेहद साधारण लगता है। मगर उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। उसी समय कहीं और एक रहस्यमयी बातचीत चल रही होती है। आउटरवर्ल्ड नाम की एक खतरनाक दुनिया का जादूगर शांग त्सुंग अपने सबसे घातक योद्धा सब जीरो को एक आदेश देता है। उसका लक्ष्य साफ है, धरती के उन सभी चुने हुए योद्धाओं को खत्म कर देना जो आने वाले मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में लड़ सकते हैं। और इस सूची में अब कोल यंग का नाम भी शामिल हो चुका है। कोल अभी इस खतरे से पूरी तरह अनजान है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ तब आता है जब जैक्स नाम का एक स्पेशल फोर्स सैनिक उससे मिलने पहुंचता है। जैक्स की नजर सीधे कोल के सीने पर बने एक ड्रैगन जैसे निशान पर जाती है। यह कोई साधारण टैटू नहीं, बल्कि एक जन्म चिन्ह है जो कोल के जन्म से ही उसके शरीर पर मौजूद है। जैक्स उस निशान को देखकर बेहद गंभीर हो जाता है, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट नहीं बताता। उधर कोल अपने परिवार के साथ घर लौट आता है। रात सामान्य तरीके से गुजर रही होती है कि तभी अचानक कुछ असंभव होने लगता है। जुलाई के महीने में बर्फ गिरने लगती है। पहले तो सबको लगता है कि शायद कोई प्राकृतिक घटना होगी, लेकिन अगले ही पल तापमान तेजी से गिरने लगता है। चारों तरफ बर्फ जमने लगती है और हवा में एक अजीब सा डर फैल जाता है। फिर वह आता है सब जीरो, एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत इंसानी समझ से कहीं परे है। वह अपने आसपास की हर चीज को बर्फ में बदल देता है। कारें जमने लगती हैं, सड़कें टूटने लगती हैं और मौत धीरे धीरे कोल के परिवार की तरफ बढ़ रही होती है। जैक्स समय रहते वहां पहुंच जाता है और कोल को अपनी पत्नी और बेटी के साथ भागने का आदेश देता है। वह खुद सब जीरो का सामना करने के लिए पीछे रुक जाता है। कोल समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। कोई अजनबी उसकी जान क्यों लेना चाहता है और जैक्स उसे बार बार चुना हुआ क्यों कह रहा है। लेकिन सवालों के जवाब ढूंढने का समय नहीं होता। पीछे जैक्स और सब जीरो के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। जैक्स अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वह एक प्रशिक्षित सैनिक है जिसने कई युद्ध देखे हैं, लेकिन सब जीरो किसी इंसान की तरह नहीं लड़ता। उसकी हर चाल मौत लेकर आती है। कुछ ही मिनटों में लड़ाई का पलड़ा पूरी तरह बदल जाता है। सब जीरो जैक्स को बुरी तरह घायल कर देता है और उसकी दोनों भुजाओं को लगभग नष्ट कर देता है। फिर भी जैक्स किसी तरह जीवित बच जाता है और आखिरी बार कोल को एक पता देकर कहता है कि वह अपनी फैमिली को सुरक्षित जगह पहुंचाए और गैरी, इंडियाना में सोनिया ब्लेड नाम की महिला को ढूंढे। उधर कोल अपने परिवार को छिपाकर अकेले उस रहस्य की तलाश में निकल पड़ता है। वह जानता है कि अगर उसने सच्चाई नहीं जानी तो अगली बार सब जीरो सीधे उसकी पत्नी और बेटी तक पहुंच जाएगा। इसी बीच आउटर वर्ल्ड में शांग त्सुंग को खबर मिलती है कि कोल अभी भी जिंदा है। इससे वह और ज्यादा खतरनाक योजना बनाने लगता है। वह अपने बाकी हथियारों को भी सक्रिय कर देता है ताकि धरती के सभी चैंपियंस को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले खत्म किया जा सके। काफी लंबी यात्रा के बाद कोल आखिरकार सोनिया ब्लेड तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसके सामने खड़ा होता है, सोनिया का पहला सवाल होता है, तुम्हारे शरीर पर वह निशान कहाँ है? और यहीं से कोल को एहसास होने लगता है कि शायद यह सब उसकी कल्पना नहीं है। शायद सच में कोई ऐसा रहस्य मौजूद है जो पूरी मानव जाति की किस्मत बदल सकता है। लेकिन कोल अभी यह नहीं जानता कि जिस जवाब की वह तलाश कर रहा है उसके साथ ऐसी भयावह सच्चाई जुड़ी है जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। सोनिया ब्लेड के गुप्त ठिकाने पर पहुंचने के बाद कोल को पहली बार उन रहस्यों की झलक मिलती है जिनके बारे में वह अब तक कुछ भी नहीं जानता था। वहां दीवारों पर अजीब निशान बने हुए हैं, अलग अलग दुनियाओं के नक्शे मौजूद हैं और हर तरफ ऐसी जानकारियां भरी पड़ी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कोई बहुत लंबे समय से किसी बड़ी सच्चाई की तलाश कर रहा है। सोनिया उसे बताती है कि उसके सीने पर बना ड्रैगन मार्क कोई साधारण जन्म चिन्ह नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि उसे पृथ्वी की तरफ से एक प्राचीन युद्ध में लड़ने के लिए चुना गया है। इस युद्ध का नाम है मॉर्टल कॉम्बैट। पहले तो कोल को यह सब किसी पागलपन जैसा लगता है। दूसरी दुनियाएं, रहस्यमयी योद्धा और हजारों साल पुराना टूर्नामेंट, ये सब सुनकर उसे विश्वास ही नहीं होता। लेकिन तभी सोनिया उसे बताती है कि कई साल पहले उसने और जैक्स ने एक ऐसे दुश्मन का सामना किया था जिसके पास इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तियां थीं। उसी घटना के बाद उन्होंने इस रहस्य की जांच शुरू की थी। सोनिया की बात अभी पूरी भी नहीं होती कि अचानक पूरे ठिकाने में हलचल मच जाती है। कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं।
फिर अचानक लाइट्स झपकने लगती हैं और अगले ही पल एक अदृश्य शिकारी उन पर हमला कर देता है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि आउटर वर्ल्ड का खतरनाक हत्यारा सिजोथ होता है, जिसे लोग रेप्टाइल के नाम से जानते हैं। वह इतनी तेजी से हमला करता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि दुश्मन आखिर है कहाँ। एक पल वह गायब होता है और अगले ही पल किसी पर झपट पड़ता है। कोल और सोनिया उसकी मौजूदगी महसूस तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसे देख नहीं पा रहे होते। इसी दौरान वहां मौजूद एक और कैदी, जिसका नाम कानो है, लगातार मजाक करता रहता है। वह एक खूंखार अपराधी है जिसे सोनिया ने पकड़ रखा है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे भी लड़ाई में शामिल होना पड़ता है। अदृश्य रेप्टाइल लगातार हमला करता रहता है। कभी वह दीवार तोड़ देता है, कभी किसी को जमीन पर पटक देता है। कुछ समय तक ऐसा लगता है कि शायद इस बार कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन आखिरकार कानो मौका देखकर अपने चाकू से उस राक्षस पर वार कर देता है। एक लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद रेप्टाइल मारा जाता है। अब कोल के पास किसी भी बात पर शक करने की गुंजाइश नहीं बचती। दूसरी दुनियाएं सच हैं, राक्षस सच हैं और मॉर्टल कॉम्बैट भी सच है। लेकिन एक नई समस्या सामने आ जाती है। सोनिया के वर्षों की रिसर्च उसी हमले में नष्ट हो चुकी होती है। उनके पास बहुत कम जानकारी बची है। तभी कानो एक ऐसी बात बताता है जो सब कुछ बदल देती है। वह दावा करता है कि उसे राइडन के मंदिर का रास्ता पता है, वही मंदिर जहां पृथ्वी के चुने हुए योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। हालांकि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं होता। आखिरकार कोल, सोनिया और कानो उसके साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सफर लंबा और मुश्किल होता है। रास्ते में तीनों के बीच लगातार बहस होती रहती है। खासकर कानो अपनी बकवास और घमंड से सबको परेशान करता रहता है। लेकिन इस सफर के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। सोनिया के पास कोई ड्रैगन मार्क नहीं है, वह चुनी हुई योद्धा नहीं है। फिर भी वह अपनी जान जोखिम में डालकर इस लड़ाई का हिस्सा बनी हुई है। उधर आउटर वर्ल्ड में शांग त्सुंग अपने बाकी योद्धाओं को तैयार कर रहा होता है। उसकी योजना साफ है, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पृथ्वी के सभी चैंपियंस को खत्म कर देना। उसे नियमों की कोई परवाह नहीं है, बस जीत चाहिए। कई मुश्किलों के बाद तीनों आखिरकार एक रहस्यमयी जगह पहुंचते हैं, जहां अचानक उनके सामने आग की लपटों से घिरा एक योद्धा प्रकट होता है। यह है लियू कांग, धरती के सबसे शक्तिशाली चैंपियंस में से एक। कानो उसकी शक्तियां देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि लियू कांग अपने हाथों से आग निकाल सकता है। अब पहली बार कोल को एहसास होता है कि इस युद्ध में शामिल लोग सिर्फ अच्छे फाइटर नहीं हैं, बल्कि उनके पास अलौकिक शक्तियां भी हैं। लियू कांग उन्हें अपने साथ लेकर एक छिपे हुए मंदिर में पहुंचता है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना पवित्र स्थान है, जहां मॉर्टल कॉम्बैट के योद्धाओं को तैयार किया जाता है। दीवारों पर बने चित्र एक ऐसे इतिहास की कहानी बताते हैं जिसमें अलग अलग दुनियाओं के बीच भयंकर युद्ध हुए हैं। यहीं कोल को पता चलता है कि आउटर वर्ल्ड लगातार 9 टूर्नामेंट जीत चुका है। अगर वे 10वां टूर्नामेंट भी जीत गए तो पूरी पृथ्वी हमेशा के लिए उनकी गुलाम बन जाएगी। और सबसे डरावनी बात, अब 10वें टूर्नामेंट में ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन जब कोल मंदिर के अंदर आगे बढ़ता है तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जल्द ही उसका सामना एक ऐसे देवता से होने वाला है जो उसकी पूरी पहचान पर सवाल खड़ा कर देगा। राइडन के मंदिर में पहुंचने के बाद कोल और उसके साथियों को पहली बार उस असली युद्ध की गंभीरता समझ में आने लगती है जिसमें वे फंस चुके हैं। यह कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि पूरी पृथ्वी के अस्तित्व की लड़ाई थी। मंदिर के अंदर उन्हें जैक्स भी मिल जाता है, हालांकि उसकी हालत बेहद खराब होती है। सब जीरो के हमले में उसकी दोनों भुजाएं लगभग नष्ट हो चुकी थीं। उसे देखकर कोल को एहसास होता है कि उनका दुश्मन कितना खतरनाक है। लियू कांग बताता है कि मंदिर में मौजूद लोग अलग अलग दुनियाओं से इलाज का तरीका खोजकर जैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वह जिंदा है, लेकिन अभी भी खतरे से बाहर नहीं। इसी दौरान सभी को राइडन के सामने ले जाया जाता है, धरती का रक्षक देवता। लेकिन राइडन उन्हें देखकर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। उसकी नज़र जैसे ही कोल और बाकी योद्धाओं पर पड़ती है, वह साफ कह देता है कि ये लोग अभी लड़ने के लायक नहीं हैं। उसके अनुसार आउटर वर्ल्ड के योद्धा उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अनुभवी हैं। फिर वह उन्हें एक भयानक सच्चाई बताता है। आउटर वर्ल्ड लगातार 9 मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट जीत चुका है। अगर वे एक और जीत हासिल कर लेते हैं तो पृथ्वी हमेशा के लिए उनकी हो जाएगी। यह सुनकर सभी के चेहरे गंभीर हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक मंदिर के बाहर कुछ होने लगता है। एक भयानक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल जाती है और अगले ही पल शांग त्सुंग अपने खतरनाक योद्धाओं के साथ मंदिर के बाहर प्रकट हो जाता है। उसके साथ रिको, नेतारा, मिलीना और कई घातक हत्यारे मौजूद होते हैं। शांग त्सुंग सीधे चुनौती देता है। वह दावा करता है कि पृथ्वी की हार तय है। हालांकि राइडन अपने जादुई कवच से मंदिर की रक्षा कर लेता है और शांग त्सुंग को वापस लौटना पड़ता है। लेकिन जाते जाते वह एक चेतावनी छोड़ जाता है। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद असली प्रशिक्षण शुरू होता है। लियू कांग और कुंग लाओ
सभी को बताते हैं कि सिर्फ लड़ाई की कला सीखना काफी नहीं होगा। हर चुने हुए योद्धा के अंदर एक विशेष शक्ति छिपी होती है जिसे आर्काना कहा जाता है। जब तक कोई योद्धा अपनी आर्काना नहीं खोज लेता, तब तक वह आउटर वर्ल्ड के असली योद्धाओं का सामना नहीं कर सकता। यहीं से सभी का कठिन प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। सबसे पहले कानो अपनी शक्ति खोजने की कोशिश करता है। फिर कोल भी लगातार अभ्यास करता है। लेकिन समस्या यह होती है कि बाकी लोगों की तुलना में कोल कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा। वह बार बार हार रहा है, बार बार गिर रहा है, और हर असफलता के साथ उसका आत्मविश्वास टूटता जा रहा है। उधर सोनिया भी परेशान है, क्योंकि उसके पास ड्रैगन मार्क नहीं है। इस वजह से उसे आधिकारिक तौर पर चुना हुआ योद्धा नहीं माना जाता। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं होती। दिन गुजरते जाते हैं। कानो हमेशा की तरह मजाक और बदतमीजी करता रहता है। लेकिन एक दिन कुंग लाओ उसे इतना उकसाता है कि कानो का गुस्सा फट पड़ता है, और उसी पल कुछ अविश्वसनीय होता है। अचानक उसकी आंख से एक शक्तिशाली लेजर बीम निकलती है। कानो अपनी आर्काना जागृत कर चुका होता है। अब वह खुशी से पागल होने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि वह सबसे महान योद्धा है। लेकिन जहां एक तरफ कानो अपनी शक्ति पा चुका होता है, वहीं कोल अभी भी खाली हाथ है। लियू कांग उसे समझाता है कि आर्काना किसी तकनीक से नहीं मिलती। यह इंसान की आत्मा, उसके दर्द और उसके सबसे गहरे मकसद से जुड़ी होती है। कोल लगातार कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। धीरे धीरे बाकी लोग भी उस पर शक करने लगते हैं। क्या वह सच में चुना हुआ योद्धा है, या फिर कोई गलती हो गई है? आखिरकार राइडन उसे अपने पास बुलाता है, और यहीं कोल की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। राइडन बताता है कि कोल कोई साधारण इंसान नहीं है। वह महान योद्धा हांजो हसाशी का वंशज है। वही हांजो जिसे सदियों पहले सब-ज़ीरो ने मार दिया था। राइडन बताता है कि हांजो की पूरी फैमिली खत्म कर दी गई थी, लेकिन उसका एक बच्चा बच गया था। उसी बच्चे की पीढ़ियों से गुजरते हुए ये रक्त रेखा कोल तक पहुंची है। यानी जिस सब-ज़ीरो ने सदियों पहले हांजो को मारा था, वही अब कोल का भी शिकार कर रहा है। यह सुनकर कोल स्तब्ध रह जाता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह उससे भी ज्यादा दर्दनाक होता है। राइडन साफ कह देता है कि शायद हांजो की शक्ति अब इस रक्त रेखा में बची ही नहीं है, क्योंकि कोल अभी तक अपनी आर्काना जागृत नहीं कर पाया, और अगर उसके पास शक्ति नहीं है तो वह पृथ्वी के लिए बोझ बन चुका है। इसके बाद राइडन उसे मंदिर छोड़कर अपनी फैमिली के पास लौट जाने का आदेश दे देता है। कोल टूट चुका होता है। उसे लगता है कि शायद वह सच में असफल हो गया है, लेकिन उसी समय दूर कहीं शांग त्सुंग एक ऐसी चाल चल रहा होता है जो सिर्फ कोल ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को विनाश के मुंह में धकेलने वाली थी। राइडन के मंदिर से निकलने के बाद कोल पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद वह सच में इस लड़ाई के लायक नहीं है। बाकी योद्धा अपनी अपनी शक्तियां खोज चुके थे, लेकिन उसके अंदर अब तक कुछ भी जागृत नहीं हुआ था। उधर आउटर वर्ल्ड में शांग त्सुंग अपनी अगली चाल चल चुका था। वह समझ गया था कि अगर टूर्नामेंट शुरू होने तक पृथ्वी के सभी योद्धा जिंदा रहे तो उसके लिए जीत आसान नहीं होगी। इसलिए उसने फैसला किया कि नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज करके अभी हमला किया जाए। उसका पहला निशाना था कोल की फैमिली। उसी समय कोल अपनी पत्नी एलिसन और बेटी एमिली के पास वापस पहुंचता है। वह उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद उसके पास भी बहुत कम जवाब होते हैं। मगर ज्यादा समय नहीं गुजरता। अचानक एक विशालकाय छाया उनके घर के बाहर दिखाई देती है, और अगले ही पल दीवारें कांपने लगती हैं। यह कोई इंसान नहीं था, यह था गोरो, 4 भुजाओं वाला शोकान राजकुमार जिसने अनगिनत योद्धाओं को मौत के घाट उतारा था। गोरो सीधे घर के अंदर घुस आता है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, कोल को खत्म करना। कुछ ही सेकंड में पूरा घर युद्ध का मैदान बन जाता है। कोल अपनी पत्नी और बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोरो की ताकत उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। वह कोल को दीवारों से टकराता है, जमीन पर पटकता है, और हर वार के साथ उसे मौत के करीब पहुंचाता जाता है। कोल पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। उसे महसूस होने लगता है कि शायद यही उसका अंत है। फिर वह अपनी बेटी की चीख सुनता है। उसकी पत्नी खतरे में होती है। उसका परिवार उसकी आंखों के सामने मर सकता था, और ठीक उसी पल उसके अंदर कुछ टूटता नहीं बल्कि जाग जाता है। पहली बार उसकी आर्काना प्रकट होती है। उसके शरीर पर एक रहस्यमयी कवच उभर आता है जो दुश्मन के हमलों की ऊर्जा को सोख सकता था। अब लड़ाई का पूरा संतुलन बदल जाता है। जो वार कुछ सेकंड पहले उसे मार सकते थे, अब बेअसर होने लगते हैं। गोरो हैरान रह जाता है, और कोल पहली बार अपने असली रूप में लड़ना शुरू करता है। एक जबरदस्त संघर्ष के बाद वह गोरो को हराने में सफल हो जाता है। आखिरकार वह राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब कोल समझ चुका था कि उसकी असली ताकत उसके परिवार की रक्षा करने की इच्छा से जुड़ी हुई है। इसी बीच मंदिर में हालात और भी खराब हो चुके थे। कानो, जो अब तक पृथ्वी के साथ था, धीरे धीरे शांग त्सुंग के लोगों के बहकावे में आ चुका था। कबाल उससे मिलने पहुंचता है और उसे याद दिलाता है कि वह पहले कौन था। वह उसे दौलत, ताकत और आज़ादी का लालच देता है, और कानो जैसा इंसान इन चीज़ों को ठुकराने वाला नहीं था। आखिरकार वह विश्वासघात कर देता है।
कानो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था नष्ट कर देता है। राइडन का जादुई कवच टूट जाता है और जैसे ही सुरक्षा खत्म होती है, आउटर वर्ल्ड के सभी योद्धा अंदर घुस आते हैं। पूरा मंदिर युद्ध भूमि बन जाता है। नितारा हमला करती है, रीको हमला करता है, मिलीना हमला करती है और शांग त्सुंग खुद भी मैदान में उतर आता है। इसी अफरा तफरी के दौरान सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कुंग लाओ का सामना शांग त्सुंग से होता है। कुंग लाओ पृथ्वी के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक था, लेकिन शांग त्सुंग कोई साधारण दुश्मन नहीं था। कुछ ही पलों में वह कुंग लाओ की आत्मा खींच लेता है। सभी के सामने कुंग लाओ की मौत हो जाती है। लियू कांग सदमे में रह जाता है, सोनिया गुस्से से भर जाती है और जैक्स को एहसास होता है कि अब यह युद्ध पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। राइडन किसी तरह बचे हुए योद्धाओं को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। वह जगह दुनियाओं के बीच मौजूद एक रहस्यमयी क्षेत्र होती है जहां शांग त्सुंग उनका पीछा नहीं कर सकता, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी माहौल शोक से भरा रहता है। उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली योद्धा खो दिया था। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। मगर तभी कोल एक नई योजना लेकर सामने आता है। वह समझ जाता है कि अगर वे सीधे युद्ध करेंगे तो शायद हार जाएंगे। इसलिए वह फैसला करता है कि वे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही दुश्मनों को अलग अलग करके खत्म करेंगे, एक एक करके, अपने नियमों पर। और जैसे ही सभी उसकी योजना सुनते हैं, उन्हें पहली बार लगता है कि शायद अभी भी जीत की उम्मीद बाकी है। लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि सबसे खतरनाक लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि अंत में कोल का सामना उसी दुश्मन से होने वाला था जिसने सदियों पहले उसके पूरे वंश को मिटाने की कोशिश की थी, सब जीरो। कुंग लाओ की मौत के बाद पूरी टीम सदमे में थी। जिस योद्धा को वे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे, वह अब उनके बीच नहीं था। लेकिन रोने या शोक मनाने का समय नहीं था। शांग त्सुंग की सेना अभी भी जिंदा थी और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो पृथ्वी का अंत तय था। इसीलिए कोल अपनी योजना सबके सामने रखता है। सीधे युद्ध में दुश्मन ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन अगर उन्हें अलग अलग करके लड़ाया जाए तो हालात बदल सकते थे। राइडन इस योजना को मंजूरी देता है। फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वह सभी योद्धाओं को अलग अलग जगहों पर भेज देता है। अब हर लड़ाई एक व्यक्तिगत मुकाबला बनने वाली थी। सबसे पहले जैक्स का सामना रीको से होता है। रीको अपनी विशाल हथौड़ी जैसी ताकत और राक्षसी शक्ति के लिए जाना जाता था। शुरुआत में वह जैक्स पर भारी पड़ता है, लेकिन अब जैक्स पहले वाला इंसान नहीं था। उसकी नई धातु की भुजाएं उसकी असली ताकत के साथ तालमेल बिठा चुकी थीं। कुछ ही देर में लड़ाई का रुख बदल जाता है। रीको लगातार हमले करता है, लेकिन जैक्स हर वार का जवाब देता है। आखिरकार वह अपनी पूरी ताकत से रीको के सिर पर ऐसा प्रहार करता है कि उसका अंत हो जाता है। उधर लियू कांग का सामना काबाल से हो रहा था। काबाल की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वह आंखों से लगभग गायब हो जाता था। लेकिन कुंग लाओ की मौत ने लियू कांग के अंदर ऐसा गुस्सा भर दिया था जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। काबाल लगातार हमले करता है। लियू कांग पीछे हटता है। फिर अचानक उसकी आंखों में एक अलग ही आग दिखाई देती है। वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह मुक्त कर देता है। एक विशाल अग्नि ड्रैगन प्रकट होता है और अगले ही पल काबाल उसकी आग में घिर जाता है। कुछ ही सेकंड में लड़ाई खत्म हो जाती है। कुंग लाओ की मौत का बदला लिया जा चुका था। उधर सोनिया ब्लेड का सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन से होता है, कानो। वही आदमी जिसने उनका विश्वास तोड़ा था, वही जिसने मंदिर की सुरक्षा नष्ट की थी और वही जिसकी वजह से आउटर वर्ल्ड को हमला करने का मौका मिला था। दोनों के बीच बेहद खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। कानो अपनी लेजर शक्ति का इस्तेमाल करता है। सोनिया लगातार बचने की कोशिश करती है। एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि शायद कानो जीत जाएगा, लेकिन तभी सोनिया को एक मौका मिल जाता है। वह कानो की अपनी ही लेजर आंख का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर देती है और कुछ ही पलों बाद कानो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसकी मौत के साथ ही ड्रैगन मार्क सोनिया को मिल जाता है। अब पहली बार वह भी आधिकारिक रूप से पृथ्वी की चुनी हुई योद्धा बन चुकी थी। दूसरी तरफ कोल और लियू कांग मिलकर मिलीना का सामना करते हैं। मिलीना अपनी भयानक ताकत और खूंखार दांतों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब पृथ्वी के योद्धा एक एक करके मजबूत होते जा रहे थे। कुछ ही समय बाद मिलीना भी हार जाती है। धीरे धीरे शांग त्सुंग की पूरी सेना खत्म होने लगती है। लेकिन तभी सबसे बड़ा खतरा सामने आता है, सब जीरो। वह सीधे कोल की फैमिली तक पहुंच जाता है। एलिसन और एमिली को बंधक बना लिया जाता है और फिर वह कोल को आखिरी बार चुनौती देता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये सदियों पुरानी दुश्मनी का अंत होने वाला था। कोल तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन सब जीरो की ताकत अब भी उसके मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। बर्फ की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, पूरा इलाका जमने लगता है। कोल पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह बार बार पीछे धकेला जाता है। उसकी नई शक्ति भी सब जीरो को रोक नहीं पा रही थी। फिर अचानक उसे राइडन की दी हुई वह पुरानी छुरी याद आती है जिस पर उसके पूर्वज हांजो हसाशी का खून लगा हुआ था। लड़ाई के दौरान वही खून जमीन पर गिर जाता है और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नरक की गहराइयों से एक आत्मा वापस लौटती है, हांजो हसाशी, वही महान योद्धा जिसे सदियों पहले सब जीरो ने मार दिया था।
अब वह अपने वंशज के साथ खड़ा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। अब मैदान में दो योद्धा थे, कोल यंग और स्कॉर्पियन, जबकि सामने खड़ा था उनका सबसे पुराना दुश्मन सब जीरो। और यहीं से शुरू होने वाली थी पूरी फिल्म की सबसे खतरनाक और सबसे यादगार लड़ाई। सब जीरो के सामने अब सिर्फ कोल नहीं खड़ा था, उसके साथ खड़ा था हांजो हसाशी, वही योद्धा जिसे दुनिया स्कॉर्पियन के नाम से जानने वाली थी। सदियों पहले सब जीरो ने उसके परिवार को खत्म कर दिया था, उसकी जिंदगी छीन ली थी और उसे नरक की आग में धकेल दिया था। लेकिन आज, इतने वर्षों बाद, वह वापस लौट आया था। सब जीरो भी एक पल के लिए रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना एक शब्द बोले उनकी पुरानी दुश्मनी फिर से जीवित हो जाती है। अगले ही पल युद्ध शुरू हो जाता है। स्कॉर्पियन अपनी जंजीर फेंकता है और सब जीरो पर हमला कर देता है। दोनों की गति इतनी तेज होती है कि आंखों से उनका पीछा करना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ आग और बर्फ का टकराव होने लगता है। एक तरफ नरक की ज्वालाएं थीं, दूसरी तरफ मौत जैसी ठंडी बर्फ। कोल भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। अब पहली बार वह अपने पूर्वज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। लेकिन सब जीरो अब भी बेहद खतरनाक था। वह एक साथ दोनों का सामना कर रहा था। कभी वह स्कॉर्पियन को पीछे धकेल देता, कभी कोल को बर्फ की दीवारों में फंसा देता। कुछ समय तक ऐसा लगता है कि शायद यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। फिर सब जीरो एक चाल चलता है। वह कोल की पत्नी और बेटी को फिर से खतरे में डाल देता है। उसका मकसद साफ था, कोल का ध्यान भटकाना, और कुछ पलों के लिए उसकी योजना काम भी कर जाती है। लेकिन इस बार कोल पहले जैसा नहीं था। उसने डर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया था। वह फिर से खड़ा होता है। स्कॉर्पियन भी उठ खड़ा होता है और अब दोनों मिलकर सब जीरो पर अंतिम हमला शुरू करते हैं। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है। चारों तरफ बर्फ टूट रही होती है, आग भड़क रही होती है और आखिरकार वह क्षण आ जाता है जिसका इंतजार सदियों से था। स्कॉर्पियन अपने मशहूर शब्द बोलता है, Get over here! अगले ही पल उसकी जंजीर सब जीरो को अपनी तरफ खींच लेती है। कोल उसे रोकता है। स्कॉर्पियन अपनी आग से उसे कमजोर करता है और फिर दोनों मिलकर अंतिम वार करते हैं। इस बार सब जीरो बच नहीं पाता। सदियों पुरानी दुश्मनी आखिरकार खत्म हो जाती है। सब जीरो की मौत के साथ ही हांजो हसाशी का बदला पूरा हो जाता है। कुछ क्षणों तक वहां पूरी खामोशी छा जाती है। फिर स्कॉर्पियन अपनी नजर कोल पर डालता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी रक्त रेखा अब सुरक्षित है, उसका परिवार जिंदा है और उसका वंश आगे बढ़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे वह वापस उसी दुनिया में लौटने लगता है जहां से आया था। कोल उसे जाते हुए देखता रहता है। उसने अपने पूर्वज को खोया भी था और पाया भी, लेकिन युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उधर शांग त्सुंग अपने बचे हुए लोगों के साथ प्रकट होता है। हालांकि उसके सारे प्रमुख योद्धा मारे जा चुके थे, फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। राइडन भी वहां पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शांग त्सुंग साफ कहता है कि यह अंत नहीं है। उसके योद्धा मर गए हैं, लेकिन मौत उनके लिए सिर्फ एक और दरवाजा है। वो कसम खाता है कि अगली बार वह सिर्फ कुछ लड़ाके नहीं लाएगा, वह पूरी सेना लेकर आएगा। इसके बाद राइडन उसे आउटर वर्ल्ड वापस भेज देता है। पृथ्वी फिलहाल सुरक्षित थी, लेकिन यह जीत स्थायी नहीं थी। राइडन सभी योद्धाओं को याद दिलाता है कि असली युद्ध अभी बाकी है। उन्हें नए चैंपियंस ढूंढने होंगे, उन्हें आने वाले खतरे के लिए तैयार होना होगा। कुछ समय बाद कोल अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौटता है। वह उसी फाइट एरिना में पहुंचता है जहां कभी वह $200 के लिए लड़ता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक असफल फाइटर नहीं था, वह पृथ्वी का चैंपियन था। जब उससे पूछा जाता है कि अब वह कहां जा रहा है, तो वह मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहता है, हॉलीवुड।